Hello friends, as UPSC prelims is around the corner, it is very important that we take a look at a very important topic, that is climate change. And in climate change, that is COP, that is Conference of Parties. Now I think everybody knows that when we talk about United Nations Framework Convention on Climate Change, जो कि एक नोडल एजेंसी है जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए, उसके रिलेटेड हर साल एक जितने भी सारी कंट्रीज हैं उन सबकी एक मीटिंग होती है जहां पे सारे बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं. उस मीटिंग को हम क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. अभी रिसेंटली जो लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई है वो हुई है COP30. अब COP30 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी. एक तो टोटल 30 साल हो गए हैं अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट एक्शन को लेके, और ये जो मीटिंग हुई ये स्पेसिफिकली हुई है बिलीमा के अंदर. नाउ बिलीमा इज इन ब्राजील एंड ब्राजील के अंदर बिलीमा को चूज किया गया क्योंकि बिलीमा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का पार्ट. अब ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं और बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहे हैं. और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट न्यूज में क्यों रहे हैं, इसका मेजर कारण है कि आने वाले टाइम में हमने देखा है और जो टाइम अभी बीता है कि किस तरीके से जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उनके ऊपर कितना ज्यादा थ्रेट है, दैट देयर हैज बीन अ हैबिटेट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट. वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिला है. अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट की वजह से बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को लॉस हुआ है अगर हम कंपेयर करते हैं डेटा फ्रॉम 1970 टिल 2020. सो एज अ रिजल्ट, कंसीडरिंग द सिग्निफिकेंस के कितना लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, अलॉन्ग विद इट 30 साल पूरे हो चुके हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को. इस वजह से इन्होंने जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के रिलेटेड लीडर्स थे उन्होंने सोचा था कि हम यहां पे मिलेंगे बिलीमा ब्राजील के अंदर. अब बिलीमा ब्राजील के अंदर बहुत की नेगोशिएशंस की गई और की डिसीजंस लिए गए. उसमें जो सबसे बड़ा डिसीजन था, जो एक बहुत बड़ा कोनंड्रम रहता है अगर हम बात करते हैं पूरी क्लाइमेट चेंज की नेगोशिएशंस के अंदर, दैट इज अडेप्टेशन फाइनेंस. अब अडेप्टेशन और मिटिगेशन में बहुत एक स्ट्रेटेजिक डिफरेंस है. मिटिगेशन का मतलब है कि हमें क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है उनको कम करना है. बट जब हम अडेप्टेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से इंपैक्ट्स पड़ रहे हैं हम उनको कैसे कम कर सकते हैं. और यहां पे डेवलपिंग कंट्रीज बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं जब हम इंपैक्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के पास वो ना मैकेनिज्म्स है, ना टेक्नोलॉजी है, ना फाइनेंस है और ना ही कैपेसिटी है कि वो उससे जूझ सके. तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अडेप्टेशन के ऊपर बातचीत हो और ये COP30 के अंदर बातचीत होती है और यहां पे डिसाइड किया जाता है, दैट इज द मेजर क्रक्स ऑफ दिस होल COP30, कि यहां पे हम अडेप्टेशन फाइनेंस को ट्रिपल करेंगे. ये एक की रेजोल्यूशन था जो यहां पे हमें सामने देखने को मिला. अब यहां पे इसके रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट की डिसीजंस थे जिनको एक बार देख लेते हैं, जो कि आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली चीज, एक चीज हमें पता है कि COP30 की मीटिंग कहां पे हुई, दैट इज इन बिलीमा ब्राजील. नियरली 200 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड. अब जितनी भी ये कंट्रीज हैं सारी की सारी एक मिशन के पीछे लगी हुई है, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज, दैट इज पेरिस एग्रीमेंट. अब पेरिस एग्रीमेंट का मेजर गोल क्या था कि हमें क्लाइमेट चेंज के अंदर जो टेम्परेचर इंक्रीज है उसे हमें कंट्रोल करना है. कहां तक? 2 डिग्री तक या 1.5 डिग्री तक. और इसको हम डेटा को कंपेयर कब से कर रहे हैं? डेटा का जो कंपैरिजन चल रहा है वो 1850 टू 1900 के बीच का चल रहा है. कब का चल रहा है? 1850 टू 1900 के बीच का चल रहा है. और यहां पे हम टेम्परेचर इंक्रीज को कंट्रोल करना चाहते हैं 2 डिग्री और 1.5 डिग्री. एक चीज हमें इस चीज में समझ लेनी चाहिए कि अब कंट्रीज ने 2 डिग्री वाला टारगेट बहुत पीछे कर दिया है. अब जो कंट्रीज फोकस कर रही हैं वो 1.5 डिग्री के टारगेट के पीछे जा रही हैं. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जो 1.5 डिग्री का, वैसे तो अभी रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि ये टारगेट भी ब्रीच हो चुका है, बट अगर हम कलेक्टिव एक्शन की बात करें एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो ये आज के टाइम पे पेरिस एग्रीमेंट का मेजर गोल है. और क्लाइमेट चेंज के अंदर ये जितनी बड़ी आपको नेगोशिएशन दिखती हैं, जो कंट्रीज के टारगेट्स दिखते हैं जब हम INDCs की बात करते हैं, वो सब इस पेरिस एग्रीमेंट को अचीव करने की बात करते हैं. जो पेरिस एग्रीमेंट कब आया था? 2015 में आया था. और ये रेटिफाई कब हुआ था? 2016 में रेटिफाई हुआ था, राइट. यूपीएससी में इसके रिलेटेड पहले भी एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है. नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पार्ट, what were the key agreements that were taken at the COP30? That we have already discussed that there was a triple funding for developing nations to combat the climate change impacts, right? ये already हम discuss कर चुके हैं. That is we need to triple the adaptation finance. अब इसके साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए, दैट इज ग्लोबल इंप्लीमेंटेशन एक्सेलरेटर, अ 2-year प्रोसेस टू क्लोज द गैप बिटवीन करंट क्लाइमेट प्लान्स एंड द 1.5 डिग्री टारगेट. देखो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, तुमने टारगेट बना लिया पर टारगेट को अचीव भी तो करना है ना. क्या तुम्हारा उसके रिलेटेड ट्रेंड रहा है, क्या तुमने उसके रिलेटेड काम किया है, उसको मेजर तो करना चाहिए. उसी के रिलेटेड है ग्लोबल इंप्लीमेंटेशन एक्सेलरेटर. ऑलरेडी वी हैव सीन दैट इज ट्रिपल एडेप्टेशन फाइनेंस. देन यू हैव जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म. ये तो पहले भी काफी बार डिस्कस हो चुका है कि हमें ट्रांजिशन करना है फॉसिल फ्यूल से बाहर की तरफ, ताकि हम क्या कर सकें, धीरे धीरे एमिशंस को कम कर सकें. और ये जो प्रिंसिपल्स है जो यहां पे लेट से इंश्राइंड है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के पीछे, दैट इज जस्ट एंड इक्विटेबल मैनर. जस्ट एंड इक्विटेबल मैनर.
और ये जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल है ये बेसिकली इन्फोर्स करता है, अगर हम बात करते हैं फाउंडेशन है जो हमारे यूएनएफ ट्रिपल सी की, दैट इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट इज CBDR। सो ये तीसरा मेजर था ऑब्जेक्टिव जो यहां पे डिस्कस किया गया और इसी के साथ वर्क प्रोग्राम बनाने की बातचीत की गई। अब यहां पे इंडिया का क्या स्टांस था? देखो इंडिया का एक मेजर इंपैक्ट रहता है कि यार इंडिया को एक तो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ भी बनना है और दूसरी तरफ अपने इंटरेस्ट को भी बचाना है, और अपने इंटरेस्ट के अंदर जो इंडिया की इकोनॉमी मेजरली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के अंदर, उसको वो कैसे बचा सकती है। तो सबसे पहले इंडिया ने क्या प्रिंसिपल्स को डिफेंड किया? हिस्टोरिकल रिस्पांसिबिलिटी, दैट इज डेवलप्ड नेशंस की, कि डेवलप्ड नेशंस की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वही हिस्टोरिकल पोल्यूटर्स थे, उन्हीं का फर्ज बनता है कि डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा प्रोवाइड करना, और इसके लिए यहां पे बात की गई बाकू टू बलीमा पैकेज की। यहीं पे बात करी गई बाकू टू बलीमा पैकेज की, जहां पे उन्होंने कोशिश करी कि किस तरीके से हम क्लाइमेट फाइनेंस के जो गोल्स हैं उसको और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। पहले जो $100 बिलियन तक था वो बाकू के अंदर $1.3 ट्रिलियन तक आया। कोशिश की गई है कि यहां पे मोबिलाइजेशन होनी चाहिए। वैसे जो ऑफिशियल फिगर है वो $300 बिलियन की है, बट फिलहाल की घड़ी में अगर हम बात करते हैं, कंट्रीज कोशिश कर रही हैं कि $5 ट्रिलियन के आसपास मोबिलाइजेशन हो सके पैसे की, ताकि बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड और पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स को हम अचीव कर सके। देन डिफरेंशिएटेड कैपेबिलिटीज, इक्विटी इन फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये तो प्रिंसिपल से जो इंडिया ने अच्छे तरीके से डिफेंड की। अब इसके साथ इंडिया की क्या विन थी? इंडिया ने जो बाइंडिंग मिथेन टारगेट्स हैं, जो ग्लोबल मिथेन प्लेज है, इंडिया ने बोला कि हम यहां पे इसको रेजिस्ट करते हैं, हम अपनी वॉलंटरी रिपोर्टिंग करेंगे, secured reference to food security and rural livelihood in the final outcome। यहां पे ना COP30 में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम देखते हैं कि आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट हेल्थ के सेक्टर में बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो क्लाइमेट चेंज और हेल्थ का आपस में इंटीग्रेशन है, तो उसके रिलेटेड भी काफी इंपॉर्टेंट यहां पे आउटकम्स आए थे। इसके साथ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी का भी यहां पे एक फंड क्रिएट किया गया था, राइट, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दीज वर द की ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके साथ इन्होंने कुछ और यहां पे स्टेटमेंट्स भी दिए हैं, जैसे कि हम 4 टाइम्स सस्टेनेबल फ्यूल्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं बाय 2035, फिर $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन फॉर ग्रिड्स एंड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, 3 टाइम्स मोर जॉब्स, राइट। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर enshrined if we talk about in the COP30 objectives that were basically outlined last year, right? लास्ट ईयर थे, पर COP से हमें पता है कि यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक रहता है और हर साल इसमें से काफी सवाल पूछे जाते हैं। पिछली बार 3 सवाल डायरेक्ट COP से रिलेटेड थे, तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपका लास्ट टाइम का रिवीजन टॉपिक है। तो प्लीज इस टॉपिक को देखिए और इसको स्टडी कीजिए, क्योंकि ये आपके सक्सेस रेट में काफी ज्यादा आपको मदद कर सकता है। थैंक यू सो मच।